कहा जाता है कि नेपोलियन सिकंदर से भी ज्यादा सक्सेसफुल लीडर थे। आज जितने भी देशों में डेमोक्रेसी है उसका क्रेडिट फ्रेंच रेवोल्यूशन को ही जाता है और फ्रेंच रेवोल्यूशन की सक्सेस का क्रेडिट नेपोलियन को जाता है। और शहर में एंटर होने के बाद उसने उस लोते ब्रिज को तोड़वा दिया। सिर्फ 30 साल की उम्र में नेपोलियन फ्रांस का डिक्टेटर बन चुका था। नेपोलियन बोनापार्ट इतिहास में पैदा हुए सबसे महान लोगों में से एक है। कहा जाता है कि नेपोलियन सिकंदर से भी ज्यादा सक्सेसफुल लीडर थे। वो एक विजनरी कमांडर और चतुर नेता थे। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि एक बार नेपोलियन को जंग लड़ने के लिए जाना था तो रास्ते में एक पर्वत था, एल्पस पर्वत। उनकी सेना उस पर्वत को पार करने से डर रही थी क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जो भी उस पर्वत पर जाता है वो मारा जाता है। आज तक कोई भी एल्पस पर्वत को पार नहीं कर पाया था। तब उनकी आर्मी में बहुत ज्यादा डर की वजह से बहुत सारे लोगों ने उनके साथ जाने से मना कर दिया। तब लोगों को समझाते हुए नेपोलियन ने कहा, क्या तुम में से किसी ने भी एल्पस पर्वत को देखा है? तब सभी आर्मी के लोगों ने कहा, नहीं, हमने कभी एल्पस पर्वत को नहीं देखा। तब नेपोलियन ने कहा, ठीक है, तुम लोग मेरे साथ चलो, जब एल्पस पर्वत आएगा मैं तुम लोगों को बता दूंगा, उसके बाद तुम डिसीजन बनाना कि तुम्हें उसके पार जाना है या नहीं जाना। ये बात सुनकर सभी लोग एग्री कर गए और उनके साथ चल दिए। नेपोलियन ने अपनी आर्मी के साथ 2-3 पर्वत को पार कर लिया और अब पूरी आर्मी को सामने सिर्फ मैदान ही दिखाई दे रहे थे। तब उनकी आर्मी ने उनसे पूछा कि एल्पस पर्वत अभी कितना दूर है? तब नेपोलियन मुस्कुराए और बोले कि कौन सा एल्पस पर्वत, वो तो हमने कब का पार कर लिया। ये बात सुनकर उनकी पूरी आर्मी हैरान हो गई और पूरी आर्मी का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। उनको ऐसा महसूस होने लगा कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिस पर्वत को आज तक कोई पार नहीं कर पाया उसे हमने पार कर लिया। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ वो लोग युद्ध में गए और नेपोलियन वो युद्ध भी जीत गया। नेपोलियन वो इंसान था जिसका फ्रेंच रेवोल्यूशन में सबसे ज्यादा योगदान था। नेपोलियन ने फ्रांस में से राजशाही को खत्म करवाया था और जनता का राज लाया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही डेमोक्रेसी की नींव दुनिया में रखी गई थी। आज जितने भी देशों में डेमोक्रेसी है उसका क्रेडिट फ्रेंच रेवोल्यूशन को ही जाता है और फ्रेंच रेवोल्यूशन की सक्सेस का क्रेडिट नेपोलियन को जाता है। नेपोलियन ने बड़े ही चतुराई से फ्रांस में से राजतंत्र को खत्म किया और जनता का राज लाया। लेकिन आगे चलकर नेपोलियन खुद फ्रांस का राजा बन गया, लेकिन फ्रांस की जनता को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और पूरे फ्रांस में ये स्लोगन बोला गया, लॉन्ग लिव एम्परर। नेपोलियन वो इंसान था जिसे अपने देश की जनता और आर्मी को सही से यूज करना आता था और यही बात नेपोलियन को हिस्ट्री का सबसे पावरफुल लीडर बनाती है। एक इंसान जो नॉर्मल फैमिली में पैदा हुआ है, उसने कैसे ऑलमोस्ट पूरे यूरोप पर राज किया और क्यों युद्ध में कोई भी राजा सीधा नेपोलियन के सामने आने से भी डरता था। आज की इस वीडियो में हम नेपोलियन बोनापार्ट की लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे और वीडियो के एंड में मैं आपके साथ नेपोलियन की लाइफ से एक इंपॉर्टेंट लेसन शेयर करूंगा जो आपको आपकी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा। उससे पहले अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका आइलैंड पर हुआ था, जिस पर फ्रांस का कब्जा था। बचपन से ही नेपोलियन के अंदर नेशनलिज्म की भावना थी। अब क्योंकि फ्रांस ने कोर्सिका आइलैंड पर कब्जा किया था, इस वजह से नेपोलियन को फ्रेंच कल्चर पसंद नहीं था, लेकिन उनके पिता ने फ्रेंच कल्चर को एक्सेप्ट कर लिया था, जिस वजह से बाप बेटे में काफी ज्यादा तनाव भी था। लेकिन अगर टेक्निकली देखे तो नेपोलियन के पैदा होने से 1 साल पहले फ्रांस ने कोर्सिका आइलैंड पर कब्जा कर लिया था, तो इस लॉजिक से नेपोलियन भी फ्रेंच ही था। नेपोलियन को बचपन से ही मैथमेटिक्स और हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। 9 साल की एज में नेपोलियन को कोर्सिका से फ्रांस भेज दिया गया अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए। फ्रांस के स्कूल में नेपोलियन को बच्चे चिढ़ाते थे उनके एक्सेंट की वजह से, क्योंकि फ्रेंच लोग आर वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाते, लेकिन नेपोलियन तो कोर्सिका आइलैंड से था, इस वजह से वो आर वर्ड को बोल पाता था, जिससे उसका एक्सेंट बिल्कुल फ्रेंच लोगों जैसा नहीं था। इसी वजह से बच्चे उसको चिढ़ाते थे और बोलते थे कि तुम फ्रेंच नहीं हो। इस वजह से लोग उससे दोस्ती भी नहीं करते थे, जिस वजह से नेपोलियन ज्यादातर समय अकेले ही बिताता था। अपने अकेले समय में नेपोलियन हिस्ट्री में हुई लड़ाइयों को पढ़ते रहता था और उनसे सीखते रहता था। नेपोलियन ने 16 साल की एज में अपनी आर्मी स्कूल से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद नेपोलियन को तोपखाने रेजिमेंट में 2nd लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिली। अब नॉर्मल इंसान ये पोस्ट मिलते ही सोचता है कि बस लाइफ सेट हो गई, लेकिन नेपोलियन के एम्बिशन अलग थे। उसे जल्दी से जल्दी हायर रैंक तक पहुंचना था, लेकिन उस वक्त नेपोलियन के लिए प्रमोशन लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। फ्रांस उस वक्त ऐसे चल रहा था जिस वक्त आज के समय पर भारत चल रहा है, मतलब टैलेंटेड और स्किल्ड पर्सन को नौकरी देने की बजाय उस इंसान को नौकरी दी जाती थी जिसके पास सिफारिश होती थी। इसकी वजह से नेपोलियन को बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन फिर आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसने सब कुछ बदल दिया था और यही फ्रेंच रेवोल्यूशन नेपोलियन की लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना।
फ्रांस की जनता राजशाही से तंग आ चुकी थी और वो चेंज चाहती थी। तब 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। फ्रेंच रेवोल्यूशन का मेन एजेंडा था फ्रांस की राजनीतिक और सामाजिक स्ट्रक्चर को बदलना, मतलब देश में राजतंत्र को खत्म कर कर गणतंत्र को लाना। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही डेमोक्रेसी का जन्म हुआ और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही लेफ्ट विंग और राइट विंग की आइडियोलॉजी का जन्म हुआ। फ्रांस में जहां पहले कुछ खास वर्ग के लोग एक अच्छी लाइफ जीते थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद बात की गई इक्वालिटी की। तो फ्रांस में उस वक्त जो सैनिक राजा के लॉयल थे, उनके बीच और जनता के बीच में लड़ाई हो रही थी। तब लोगों ने जो अपनी गवर्नमेंट बनाई थी, उस गवर्नमेंट ने नेपोलियन को बुलाया रॉयलिस्ट के खिलाफ लड़ने के लिए। रॉयलिस्ट वो लोग थे जो राजा के लॉयल थे और इस लड़ाई में नेपोलियन की जीत हुई, जिसके बाद उसको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली फ्रांस में। और 1795 में गवर्नमेंट का एक फंक्शन होना था, जिसको रोकने के लिए रॉयलिस्ट फिर से आ गए थे, जिनको रोकने के लिए नेपोलियन ने अपनी तोपों के साथ उन पर अटैक किया था और उसकी वजह से वो फंक्शन सक्सेसफुल हो पाया था। इस घटना के बाद नेपोलियन की पॉपुलैरिटी फ्रांस में और भी ज्यादा बढ़ गई थी, जिससे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा खुश हुई और उसको प्रमोट किया गया। अब नेपोलियन मेजर जनरल बन चुका था। अब ये वो टाइम था जब नेपोलियन के पास पॉलिटिक्स और आर्मी दोनों की पावर आ चुकी थी। आर्मी में जितने भी सोल्जर थे वो नेपोलियन को बहुत ज्यादा पसंद करते थे और उनके एक इशारे पर मरने को भी तैयार रहते थे। वहीं आम जनता भी उसको बहुत ज्यादा पसंद करती थी। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद फ्रांस का बाकी के देशों के साथ में युद्ध शुरू हो गया था, क्योंकि फ्रांस के आसपास जितने भी देश थे उन सब में राजतंत्र था और फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद में डेमोक्रेसी आ गई थी और उन देशों को भी ये डर था कि कहीं ये आइडिया हमारे देशों तक भी ना पहुंच जाए। और फ्रांस भी इंटेंशनली बाकी देशों में फ्रेंच रेवोल्यूशन को प्रमोट कर रहा था। इस वजह से बाकी सारे देशों ने फ्रांस पर हमला कर दिया। तब गवर्नमेंट ने नेपोलियन को बुलाया और उसको युद्ध में उतार दिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस की यूरोप के सारे देशों के साथ वॉर स्टार्ट हो चुकी थी और इस वॉर को नाम दिया गया है द वॉर ऑफ फर्स्ट कोलिशन। शुरुआत में फ्रांस इस वॉर में स्ट्रगल कर रहा था और हारता हुआ भी दिख रहा था, लेकिन फिर नेपोलियन को इस वॉर में उतारा गया और फिर फ्रांस ने बाकी देशों को हराना शुरू कर दिया। उस वक्त फ्रांस की हालत फाइनेंशियली उतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से उनके जनरल्स के पास में वेपन्स भी नहीं होते थे, जिस वजह से 3 जनरल ऑलरेडी रिजाइन कर चुके थे। तब नेपोलियन को चांस दिया गया था और यही वो वक्त था जब नेपोलियन को खुद को एक ग्रेट लीडर साबित करना था। नेपोलियन ने अपनी बातों से आर्मी को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया और 1796 में इटली को हरा दिया, जहां उसने 2 वॉर लड़ी, बैटल ऑफ मंडोवी और बैटल ऑफ लोदी। बैटल ऑफ लोदी बहुत फेमस है, जहां पर नेपोलियन अपनी आर्मी को लेकर शहर के एक लोते ब्रिज से शहर में घुसा और शहर में एंटर होने के बाद उसने उस लोते ब्रिज को तोड़वा दिया। आर्मी ये देखकर बहुत हैरान थी, क्योंकि शहर में आने का और शहर से जाने का यही एक लौता रास्ता था। तब नेपोलियन ने अपनी आर्मी से कहा कि या तो अब तुम यहीं मरोगे या फिर यहाँ से जीतकर हम ये ब्रिज दोबारा बनाएंगे और अपने घर जाएंगे। अब नेपोलियन की आर्मी अपनी जान के लिए वहां पर लड़ रही थी, जिस वजह से नेपोलियन वो वॉर जीत गया। किसी भी देश को जीतने के बाद नेपोलियन वहां से पैसा इकट्ठा करता था और वो सारा पैसा फ्रांस में भेजा जाता था। नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को हराते हुए वेना को भी हराया और उसके बाद उनको ट्रीटी साइन करने के लिए मजबूर किया। और हाँ, इस वक्त नेपोलियन की एज सिर्फ 28 ईयर थी। इटली को जीतने के बाद नेपोलियन ने उसको सब टेरिटरी में बांट दिया। नेपोलियन ने वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन भी लागू किया और गवर्नमेंट भी बनाई। आमतौर पर जनरल ऐसे काम नहीं करते, लेकिन नेपोलियन खुद को सिर्फ जनरल नहीं देखते थे। जब नेपोलियन वापस फ्रांस आया तो सब लोग उसे हीरो मानने लगे, लेकिन फ्रांस की गवर्नमेंट उससे चिढ़ने लगी थी, क्योंकि फ्रांस की गवर्नमेंट से ज्यादा पॉपुलैरिटी नेपोलियन की हो रही थी। तब फ्रांस की गवर्नमेंट ने नेपोलियन से कहा कि अब तुम ब्रिटिशर्स को हराओ, लेकिन नेपोलियन एक सक्सेसफुल लीडर था, उसको ये बात पता थी कि किसके साथ लड़ना है और किसके साथ नहीं लड़ना है। तब नेपोलियन ने गवर्नमेंट से कहा कि अभी हम ब्रिटिशर्स को नहीं हरा सकते, क्योंकि उनकी जो नेवी है वो फ्रांस की नेवी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब नेपोलियन को इजिप्ट भेजा गया उस पर कब्जा करने के लिए। उसका मेन मोटिव ये था कि इजिप्ट को जीतने के बाद स्विज कनाल को भी कब्जा किया जाए, ताकि ब्रिटिश की इंडिया से ट्रेड रुक सके। लेकिन ब्रिटिश की आर्मी ने फ्रांस की आर्मी को इजिप्ट में हरा दिया। तब वहां नेपोलियन अपनी आर्मी को छोड़कर वापस फ्रांस भाग गया। लेकिन फ्रांस में ये कैंपेन चलाई गई कि नेपोलियन ने ब्रिटिशर को इजिप्ट में हरा दिया है। इसके बाद जब नेपोलियन फ्रांस के लोगों के सामने आया, तब लोगों ने फिर से उसको एज अ हीरो माना। यहाँ से पता चलता है कि नेपोलियन एक स्किल्ड पॉलिटिशियन भी था। अब नेपोलियन ने करंट गवर्नमेंट को तोड़कर दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। इस कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लोगों के हाथ में पावर रखी गई, लेकिन नेपोलियन ने उस कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़े से चेंजेस किए, जिसके बाद सारा पावर फर्स्ट काउंसिल के पास रहेगा और फर्स्ट काउंसिल नेपोलियन खुद बन गया। इस तरह नेपोलियन पॉलिटिक्स की वॉर भी जीत गया। और हाँ, उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 30 साल थी। सिर्फ 30 साल की उम्र में नेपोलियन फ्रांस का डिक्टेटर बन चुका था। इस समय तक फ्रांस बहुत सारे और देश भी जीत चुका था, लाइक जैसे कि स्विट्जरलैंड, रोम,
रोम और पेडमोंट। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर वॉर ऑफ सेकंड कोलिशन स्टार्ट हो गई। इस बार फ्रांस के सामने खड़ा हुआ था रशिया। रशिया ने फ्रांस से बहुत सारे देशों को वापस जीत लिया था। तब नेपोलियन ने भी रशिया को कड़ी टक्कर दी। इसी बीच फेमस बैटल ऑफ मोरिंगा लड़ी गई और जल्दी ही नेपोलियन ने सारे देशों को हरा दिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद नेपोलियन ने 2 वॉर लड़ी थी, फर्स्ट कोलिशन और सेकंड कोलिशन। दोनों वॉर में फ्रांस को जीत मिली थी। हम ये भी कह सकते हैं कि नेपोलियन को जीत मिली थी। अभी तक सिर्फ एक ही देश बचा था जिसको फ्रांस नहीं हरा पाया था, और वो था द ग्रेट ब्रिटेन। 1802 में फ्रांस ने ब्रिटिश के साथ एक ट्रीटी साइन की, और ये ट्रीटी साइन करने के बाद यूरोप में शांति हो गई। अभी तक फ्रांस में वॉर्स भी जीती जा रही थी और गवर्नमेंट भी नेपोलियन की थी, लेकिन इस टाइम तक फ्रांस इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रगल कर रहा था। तब नेपोलियन ने नए टैक्स और बैंकिंग सिस्टम को इन्वेंट किया और सभी लॉज को मिलाकर एक बेहतरीन लॉ बनाया, जिसको नाम दिया गया द नेपोलियनिक कोड। ये इतना बेहतरीन था कि आज तक फ्रांस के लॉ इस पर बेस्ड हैं। इस कोड के मुताबिक जो करप्ट ऑफिशियल्स हैं उसको कचरे के डब्बे में फेंक दो, और जो खराब रोड है उनको उठाकर भी कचरे के डब्बे में फेंक दो, और वुमेन इक्वालिटी उनको भी कचरे के डब्बे में फेंक दो। क्या सच में? यस। नेपोलियन के कोड में वुमेन से ज्यादा मेंस को अथॉरिटी दी गई थी। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि कहा जाता है कि नेपोलियन की वाइफ ने उनको धोखा दिया था। नेपोलियन फ्रांस को एक स्टेबल और खुशहाल देश बनाना चाहता था, जिसमें वो कामयाब भी रहा। नेपोलियन ने अपने देश के लोगों को फ्रीडम टू चूज रिलीजन भी दिया, जिसके मुताबिक वो किसी भी रिलीजन को चूज कर सकते थे। नेपोलियन का मानना था कि रिलीजन गरीबों को रोकता है अमीरों को मारने से, जो हमारे देश के लिए काम की चीज है। लेकिन फिर उसने ये डिक्लेयर किया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ओवर हो चुका है, अब मैं ही रेवोल्यूशन हूँ, और ये कहकर उसने 1804 में एक आखिरी स्टेप लिया। नेपोलियन को फर्स्ट कॉन्सल फॉर लाइफ टाइम काफी नहीं लग रहा था, अब उसे राजा बनना था। इस बात के लिए फ्रांस के लोगों में वोटिंग की गई, जिसमें 99% लोगों ने हाँ बोला। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये वही फ्रांस की जनता है जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन किया था और राजतंत्र को खत्म कर कर गणतंत्र को लाया था, और जिस इंसान ने ये करने में सबसे ज्यादा योगदान दिया था आज वो खुद राजा बनने लग रहा है, और फ्रांस की जनता को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। तब 2 दिसंबर 1804 में नेपोलियन ने खुद को ताज पहनाया और खुद को राजा घोषित कर दिया। एक्चुअल में राजा को ताज कोई धार्मिक इंसान पहनाता है, लेकिन नेपोलियन को ऐसा लगता था कि इसके बाद कहीं लोगों को ऐसा ना लगने लगे कि एक्चुअल पावर उस धार्मिक इंसान के पास है, क्योंकि उसी ने तो राजा को राजा बनाया है। नेपोलियन सबको ये बताना चाहता था कि फ्रांस में उसके ऊपर कोई नहीं है। नेपोलियन की ताज सेरेमनी में बहुत सारे धार्मिक लोगों को बुलाया गया था, लेकिन नेपोलियन ने खुद ताज उठाया और पहन लिया। इस समय तक फ्रांस के आसपास के देश बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि फ्रांस ने उनके देशों में फ्रेंच रेवोल्यूशन का आइडिया भी इंप्लीमेंट कर दिया था, और नेपोलियन के खुद को राजा घोषित करने से पहले ही ब्रिटिश ने फ्रांस के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी थी, क्योंकि दोनों साइड से ही ट्रीटी को वायलेट किया गया था। इसको ऐसे समझिए, जब किन्हीं 2 देशों के बीच में ट्रीटी साइन की जाती है तो उसके कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम हमारे देश में ये चीज एक्सपोर्ट नहीं करोगे, या फिर हमारा ये बॉर्डर है, इसके आगे तुम्हारी आर्मी नहीं आएगी। अगर किसी भी तरफ से ट्रीटी के रूल नहीं माने जाते हैं तो ट्रीटी टूट जाती है और दोबारा से वॉर स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इस केस में दोनों तरफ से ट्रीटी को तोड़ा गया था। ब्रिटिश के वॉर डिक्लेयर करते ही नेपोलियन ने इमीडिएटली हैनोवर को कैप्चर कर लिया, और उसके बाद नेपोलियन ने प्लान बनाना स्टार्ट किया ग्रेट ब्रिटेन को इन्वेड करने का। नेपोलियन की आर्मी ब्रिटेन को जमीनी लड़ाई में आराम से हरा सकती थी, लेकिन ब्रिटेन की पावर थी उसकी नेवी, जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अब यहाँ पर फ्रांस की नेवी उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी जितनी ब्रिटेन की थी, और ये चीज नेपोलियन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। नेपोलियन की इससे भी बड़ी एक और प्रॉब्लम थी, वो थी ब्रिटेन के पास पैसा बहुत था। तो ब्रिटेन ने पैसा ऑफर किया ऑस्ट्रिया, स्वीडन, रशिया और नेपल्स को, और उन सबको मिलकर नेपोलियन पर हमला करने के लिए कहा, और ऐसे स्टार्ट हुई वॉर ऑफ थर्ड कोलिशन। उन सब देशों ने अलाइज बनाई और नेपोलियन पर एक साथ हमला किया। उन सबको लग रहा था कि इस बार नेपोलियन को हरा देंगे, लेकिन उन सबको फिर से एक बार शर्मिंदगी फेस करनी पड़ी, क्योंकि नेपोलियन ने फिर से उन सबको हरा दिया था। यहाँ पर नेपोलियन की आर्मी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी स्पीड। नेपोलियन ने अपनी आर्मी को छोटी छोटी आर्मी में बांट रखा था, जैसे कि पैदल चलने वाली सेना, घोड़सवार सेना और तोप चलाने वाली सेना। इस तरह वो सब छोटी छोटी टुकड़ियों में चलते थे और बहुत ही तेज चलते थे, और जब तक नेपोलियन का दुश्मन ये सोच पाता था कि वो किससे डील करे, उसको खत्म कर दिया जाता था। वॉर ऑफ थर्ड कोलिशन में नेपोलियन के 8500 से ज्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन अलाइज के 15,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 11,000 से ज्यादा लोगों को कैप्चर कर लिया गया था। उसके बाद नेपोलियन ने स्पेन के साथ हाथ मिलाया ब्रिटिश को हराने के लिए, लेकिन इस वॉर में भी ब्रिटिश आर्मी जीत गई। ब्रिटिश की नेवी ने नेपोलियन और स्पेन की
की नेवी को हरा दिया और इसके बाद नेपोलियन के ब्रिटेन को इन्वेड करने के सपने पर पानी फिर गया। तभी खबर आती है कि प्रूशियन ने अलाई देशों के साथ में हाथ मिला लिया है और नेपोलियन के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी है और इसके साथ ही फोर्थ कोलिशन स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर प्रूशियन ने एक गलती कर दी थी। प्रूशियन ने अपने अलाई देशों के साथ सलाह मशवरा किए बिना ही नेपोलियन पर हमला कर दिया था और उसको जर्मनी को भी खाली करने के लिए कह दिया था। इसके बाद प्रूशियन और फ्रांस के बीच वॉर ऑफ जीना और वॉर ऑफ ओरोस्टेड लड़ी गई, जिसमें प्रूशिया के 22,000 से ज्यादा और फ्रांस के 12,000 से ज्यादा लोग मारे गए। नेपोलियन की आर्मी सिर्फ 1 महीने में ही बेलारूस तक कब्जा कर चुकी थी, लेकिन उनका राजा अपनी जान बचाकर ईस्ट की तरफ भाग गया। तब तक फ्रेंच आर्मी भी टायर्ड हो चुकी थी और सर्दियां भी आ चुकी थी। सर्दियों में बर्फ पड़ने के कारण वॉर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इस वॉर को नाम दिया गया है बैटल ऑफ एओल। इस लड़ाई में नेपोलियन भी अपनी जान बचाकर एक किले में छिपकर बैठ गया था। लकीली उसकी घोड़सवार आर्मी ने आके उसको बचा लिया। बहुत सारे सोल्जर तो सिर्फ बर्फ में जमने की वजह से ही मारे गए। तब दोनों साइड से वॉर को रोका गया और जब गर्मी आई फिर से वॉर को स्टार्ट किया गया, जिस वॉर को नाम दिया गया है बैटल ऑफ फ्राइडलैंड। और इस तरह नेपोलियन ने फोर्थ कोलिशन को भी जीत लिया। अभी तक फ्रांस जितनी भी लड़ाइयां नेपोलियन की लीडरशिप में लड़ा था, उन सब में नेपोलियन को जीत मिली थी। नेपोलियन के सामने यूरोप का कोई भी देश खड़ा नहीं हो पा रहा था। नेपोलियन ने यूरोप के सारे देशों को हरा दिया था सिवाय ब्रिटेन के, लेकिन ब्रिटेन भी डायरेक्ट नेपोलियन पर हमला नहीं करना चाहता था। तो इस तरह से नेपोलियन पूरे यूरोप का मास्टर बन चुका था। अभी तक हमने ये देखा कि नेपोलियन कैसे द नेपोलियन बना। ये वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो रही है, इसलिए इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेपोलियन का डाउनफॉल डिस्कस करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं नेपोलियन की लाइफ से एक इंपॉर्टेंट लेसन आपके साथ शेयर करूंगा। तो नेपोलियन पैदा हुआ था कोर्सिका में, जिस पर फ्रांस का कब्जा था। तो एक्चुअल में नेपोलियन फ्रेंच नहीं था। इसी वजह से जब वो फ्रांस गया तो वहां पर बच्चे भी उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि तुम फ्रेंच नहीं हो। उसी बच्चे ने बड़े होकर पूरे फ्रांस पर राज किया और फ्रांस ही नहीं पूरे यूरोप पर भी राज किया। तो यही हमारा इंपॉर्टेंट लेसन है। जो भी कंडीशन आपकी आज है वो परमानेंट नहीं रहेगी। आपको सिर्फ मेहनत करते रहनी है और अपनी सिचुएशन को पॉजिटिवली डील करना है और आपका यही एटीट्यूड आपकी किस्मत बदल देगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।